अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर कारोबारी सूरत हाल और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मामलात जो बिज़नेस से जुड़े हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से जुड़े हैं, उस पर आज बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट के 3 सेशंस में मंदी और 2 में तेज़ी देखी गई। अच्छी रही स्टॉक मार्केट, बेहतरी की जानिब है। 45 प्लस जा रही है स्टॉक मार्केट और 44 और 45 के आसपास खड़ी है। ये एक अच्छी और मुस्बत खबर है पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी और वहाँ पर काम करने वालों के लिए भी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखी है। क्या फ़र्क पड़ेगा? बेहतर फैसला है। क्या थोड़ी कम की जा सकती थी या फिर आने वाले दिनों में कुछ कम की जाए तो वो ज़रा बेहतर फैसला हो सकता है। बलूचिस्तान में बिजनेसमैन के मसाइल क्या हैं और फिर आटा चीनी की दरामद से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और फिर पाकिस्तान के बिजनेस को क्या कोई नुकसान पहुंच रहा है, इस पर भी बात करेंगे। चूँकि आटा और चीनी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान खुद कफील था, बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। इसके क्या असरात मुरतब होंगे? महंगाई अपनी जगह पर बरकरार है। 3 माह के दौरान तामीराती सामान जो है उसकी कीमतों में 30% तक इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन ओवरऑल पे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और फिर ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, इनका क्या काम है? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे काम कर रहा है? अगर क्या ये 2 इदारे अपना काम कर रहे हैं तो फिर कीमतें क्यों नहीं रुक रही अपनी जगह पर और क्यों कीमतों को पर लग गए हैं? आलू, प्याज, दालें सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान टैक्स वसूल करती है, लेकिन क्या उस टैक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के अवाम पर बेहतर तरीके से हो रहा है? क्योंकि अवाम खुद इस पर बहुत ज़्यादा शिकायतें करते अब दिखाई दे रहे हैं। चाहे पेट्रोल लेवी की मद में हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है जिससे पेट्रोल महंगा। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सनाउल्लाह मरवत साहब ने, उनके साथ बदरुद्दीन काकड़ साहब मौजूद हैं और हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब मौजूद हैं। सनाउल्लाह मरवत साहब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। बदरुद्दीन काकड़ साहब सेंट्रल चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के और साबिक नायब सदर थे क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान, माहिर कानून, टैक्स और बिजनेस। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। सनाउल्लाह साहब, सर ज़रा थोड़े से स्टॉक मार्केट से शुरू करें, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। बेहतरी है सर स्टॉक मार्केट में, बाकी इकॉनमी के अशारिये तो बेहतर है, लेकिन कोई खातिर खा बिजनेस कम्युनिटी को कोई बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ फ़ायदा होता देख रहे हैं। सर 27-28 से उठी मार्केट 45 पे आ गई। प्राइस कैसे देख रहे हैं? शेयर प्राइस कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल कारोबार को कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अरसलान। जैसे पहले एक प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि जो कोविड की वजह से इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी डाउन हुई थी और पिछले साल हमने जनवरी से मार्च तक जो है वो काफ़ी डिक्लाइन भी देखा। लेकिन उससे हुआ ये कि ग्लोबल मार्केट्स में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़ी का रुझान देखा गया और हमारी मार्केट में भी हमारे गवर्नमेंट ने भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को काफ़ी मराहत दी हैं, जिसमें सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल और बाकी जो छोटे सनतकार हैं उनके लिए भी। और आने वाले दिनों में और मज़ीद उसमें हम ऐलानात सुनेंगे। मार्केट इस जनवरी में जो है वो रुकी हुई थी तकरीबन 45-46,000 के राउंड अबाउट। मॉनेटरी पॉलिसी का इंतज़ार हो रहा था और सबसे खुशाइंद बात यह है कि जैसे अभी स्टार्ट में आपने बताया कि शरह सूद को 7 पे बरकरार रखा गया है और इससे ज़्यादा बेहतर ये कि गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी साथ ऐलान किया है, उससे हौसला बढ़ा कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई ऐसे जो है आसार नज़र नहीं आ रहा है कि इसको मज़ीद कोई बढ़ाया जाए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सूरत हाल हुई जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ गया कोई इसी वजह से, तो फिर 1-8% ही उसमें बढ़ा जा सकता है। 1-8% तब्दीली आएगी। ठीक है, मैं आगे भी बढ़ता हूँ। ज़रा बदरुद्दीन काकड़ साहब और वकास अब्रेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बदरुद्दीन साहब, सर कोयटा की ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वहाँ चीनी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वहाँ लोग गुड़ और शक्कर पर चले गए। सर चीनी, आटा नायाब हो रहा है। आप खुद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वजह क्या है सर? क्यों आटा बाहर से मंगवाना पड़ रहा है हमें? क्या पाकिस्तान में आटे की कमी है, गंदम की कमी है? बहुत शुक्रिया कोकर साहब। चूँकि जिस तरफ आपका जिक्र है यकीनन ये पाकिस्तान की जो आवाम की एसेंशियल चीज़ों में है और हर गरीब की ज़रूरत है। पाकिस्तान चूँकि इतनी लग्जरी लाइफ यहाँ की आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसमें कोकर साहब सबसे बढ़कर ये है कि गंदम और आटे के जो रेट हैं उस खास तौर में उसको फोकस करता हूँ कि वो क्यों कम नहीं हुए हैं। 22 लाख टन गवर्नमेंट ने बाहर से इंपोर्ट किया है, जो काफ़ी महंगी कीमत की जो गंदम है जो पाकिस्तान आई है, जो $280 के लगभग उन्होंने उनकी परचेजिंग की है।
3 लाख मेट्रिक टन मजीद वो खरीदने जा रही है। कोई 15 लाख मेट्रिक टन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ये लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। अब इतनी महंगी गंदम जो आपके पास यहाँ पर आएगी, लाजमी बात है गवर्नमेंट एक मखसूस क्वांटिटी में सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं। अब बिल पर जैसे आप बात करते हो पंजाब में चूंकि गवर्नमेंट के स्टेक्स लगे हुए हैं, एकदम शोर उठता है। कराची में वहाँ पर गवर्नमेंट की अपनी कोशिश है कि क्वांटिटी दे रही है सब्सिडाइज रेट में। अब बलूचिस्तान में इस पर सब्सिडी इन्वॉल्व ही नहीं है। अब KPK में वहाँ की सब्सिडी कम है। अब जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं लोग सब्सिडाइज का, वो उतने मार्केट में डिमांड और सप्लाई का तवाजुन बरकरार नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि जो चीज़ खास बन जाती है तो उसके लाजमी बात उसके चाहने वाले ज्यादा बन जाते हैं, तो वो रेट उसका हाइप कर जाता है। मकसद इसमें यह है कि क्योंकि क्वांटिटी कम है, लेने वाले ज्यादा है, जो क्वांटिटी इन सच वो क्वांटिटी जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सबसे पहले तो ये है। तो सेकंड बात यह है अरसलान कोकर साहब के सबसे बड़ी हम ये, क्योंकि हमारे पास एक फरसुदा किस्म का स्टेटिस्टिक्स हम हमेशा उठाते हैं कि पाकिस्तान में कोई 2 करोड़ 35 से 45 लाख मेट्रिक टन जो है गंदम होती है हमारे पास सालाना, और हम कंज्यूम पिछले साल को हमारे देखते हैं हमने कोई 2 करोड़ 70 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है हम लोगों ने कंज्यूम की है। हम अगले साल आबादी के तनासुब के मुताबिक नहीं करते हैं, अप टू द मार्क नहीं रहे हैं। हम पर एकड़ जो क्रॉप है वो लेते हैं, हमने मौसमी असरात को नहीं देखा कि हमारी क्रॉप इस साल क्या आ रही है, हमारे स्पेकुलेशंस उसमें क्या है, बिफोर द टाइम मार्केट में प्रिपरेशन हमारी क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं काकर साहब इस पे थोड़ी सी इस पे और भी डिस्कशन है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये जो चीज़ें हैं, हमारे साथ वकास अब्रेज भी मौजूद हैं। वकास, सुन रहे हैं आपके दोनों हजरात से जिन चीज़ों पर बात हो रही है, मैं ज़रा आपके मतलब कानूनी एक राय आपकी इस पे लेना चाहूँगा। जो मसाबकाती कमीशन, जिसे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसका किरदार गायब है बिल्कुल ही। अगर वो अपना किरदार अदा करता तो यकीनी तौर पर महंगाई इस तरह से एकदम से न फैल जाती पूरे पाकिस्तान में और ये हालात ना होते। क्या इदारों के काम होते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को इनके साथ डील करना होता है, क्या इसमें कानूनी पहलू क्या है, क्या मामला है? आवाम बेचारी तो सफ़र कर रही है। देखिए, हमारे अदारों का, स्पेशली हमारी जो स्टेट का सबसे प्राइम और पैरानाउंट जो किरदार है वो ये कि तमाम पाकिस्तान के शहरियों को, जो कि आर्टिकल 37 और आर्टिकल 8 के अंदर लिखा गया है, उनको बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी फ्री ऑफ कास्ट यकीनी बनाए। लेकिन पाकिस्तान में 72-73 सालों से ये देख रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट तो कोई चीज़, रोटी कपड़ा मकान आवाम को मुहैया करने में तमाम तक गवर्नमेंट्स जो थी, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट हुई या वो डिक्टोरियल प्रोसेस से इलेक्ट हुई, जितनी भी गवर्नमेंट थी, दे वाज एंटायरली collapsed, entirely failed to provide the basic necessity to all the masses of पाकिस्तान। जहां तक लोगों को प्रोपोर्शनेट प्राइसेस के अंदर, मुतनासिब कीमतों के अंदर अशिया खुदनोश की फराहमी की बात है, या जहां तक कीमतों को रोक, इनकी जो हाई प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात है, इस हवाले से जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कमीशंस हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, लॉ हैं, दे लुक्स इनसफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव इन पाकिस्तान। इस हवाले से जो मौजूदा गवर्नमेंट ने टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया और उसमें फिर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल की गई और उनमें कहा गया कि हमारी टाइगर फोर्स जो मार्केट्स का विजिट करेगी, मैं समझता हूं कि वो भी एक नाकाम मंसूबा था। राई का पहाड़ बनाया गया, बात का बतंगर बनाकर बहुत बड़े मून शाइन इस कौम को दिखाए गए। जो एक्चुअल प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जिनको गवर्नमेंट पे करती है कौमी खजाने से, लोगों की जितनी भी टैक्स और रेवेन्यू की पे करदा अमाउंट्स हैं, उसके थ्रू उन लोगों को सैलरीज जाती हैं, लेकिन उनका किरदार इनइफेक्टिव है, इनसफिशिएंट है। और जो इन्होंने एशिया खुदनोश की कीमतों को कंट्रोल करने की कमेटियां बनाई थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। वकास, एक ब्रेक लेना है मुझे। बदरुद्दीन काकड़ साहब, सनाउल्लाह मरवत साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ है। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी महंगाई और इस वक्त के बिज़नेस हालात पर, और जो इंपोर्ट की जा रही है चीनी और गंदम, उसके क्या असरात होंगे, और फिर जो बाहर से आटा मंगवाया जा रहा है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात हो रही है। और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर सनाउल्लाह मरवत साहब, बदरुद्दीन काकड़ और बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब, सर ये बताएँ कि इस वक्त क्या बेहतर टाइम है ये इन्वेस्टमेंट का? आपको लगता है कि मार्केट
اب اس سے اوپر جائے گی اور 50 کو اور 52 اور 53 کو جب ایک زمانے میں ٹچ کیا تھا کہ اب بھی کرے گی اور شیئر پرائسز آگے جا کے اور بڑھنے والی ہیں؟ جی بالکل ارسلان، کچھ ایسی نظر آ رہے جس طریقے سے پچھلے 6 مہینے میں والیوم، ہسٹورک والیوم پڑے ہیں مارکیٹ میں 2008 کے بعد، تو اس سے یہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب مارکیٹ نے جو ہسٹورک ہائی 53 کا لیول ٹچ کیا تھا تو بہت جلد انشاءاللہ اس لیول پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ جس طریقے سے ریمیٹنسز بڑھی ہیں، ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ 16.2% جو ہے ایئر آن ایئر جو ہے وہ اس میں گروتھ آئی ہے۔ اس کی سب سے زیادہ بہت بڑی وجہ جو ہے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو کافی آسانی ہوئی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ وہیں پہ بیٹھ کے آرام سے ایزیلی جو ہے نا وہ اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ابھی ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو متعارف کرایا گیا ہے لوکل پاکستانیز کے لیے، اس سے کافی جو ہے وہ اسٹاک میں ایکسچینج میں انویسٹرز آئیں گے، کیونکہ ان کو یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ بایو میٹرک کی شرط جو ہے وہ لازمی تھی، اب وہ شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وہ ون ٹائم پاسورڈ ان کو ملتا ہے، وہیں سے جو ہے وہ رپلائی کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں جو یہ نہیں پہنچ سکتے تھے نیشنل کلیئرنگ میں اور بروکریج ہاؤسز وہاں پہ نہیں ہوتے تھے، تو اس سے اور مزید جو ہے سرمایہ اسٹاک مارکیٹ میں آئے گا، تو اسی بیس پہ مارکیٹ جو ہے وہ مزید اس میں بہتری آئے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج رول اوور ویک کا پہلا دن تھا اور آج کے دن میں بھی مارکیٹ کی کلوزنگ 219 پوائنٹ پلس کے ساتھ ہوئی ہے، 46 پلس 46,087 پہ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، اور اب والیوم بھی جو ہے وہ آج ٹھیک ٹھاک تھے۔ KSE 100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو 258 ملین کا آج کام ہوا، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ اور بہتر ہوگی اور مارکیٹ میں مزید بہتری بھی آئے گی۔ آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اچھا مینشن کیا کہ اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز اور جو دور دراز بیٹھے پاکستانی ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ بدرالدین کاکڑ صاحب، سر آپ بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے گندم اور آٹے کے معاملات جو ہیں وہ باہر سے کرنے پڑ رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں، جو انٹر پروونس تجارت ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان، کیا اس میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں ایک صوبہ دوسرے صوبے سے؟ پھر وہ جو اسمگلنگ کا بڑا ایک رجحان بڑھ گیا تھا، گندم کی اسمگلنگ کا، آٹے کی اسمگلنگ کا، کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکا ہے؟ کوکر صاحب، ایک تو انٹر پروونشل کی جو ہم بات کریں، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ فوڈ کا جو سبجیکٹ ہے یہ صوبوں کے پاس چلا گیا۔ اب صوبوں نے اپنے طور پر اپنے عوام کو گندم کی فراہمی کے لیے، تاکہ ان کا جو سبسڈائز گندم ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہ جائیں، اس کی آڑ لیتے ہوئے انہوں نے شروع دن سے جب نئی کراپ آئی تھی اسی دن سے سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اسی کو دیکھا دیکھی تمام جو ہمارے جو مین سٹیک ہولڈر صوبے تھے پنجاب اور سندھ نے، ان لوگوں نے خاص طور پہ KPK اور بلوچستان کو بری طریقے سے متاثر کیا اپنی پالیسیوں کے ایک دوسرے سے دوسری جگہ۔ ایون پنجاب میں یہ ہوا کہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ، جہاں شہری علاقے تھے پنجاب کے جیسے لاہور، پنڈی، آپ کے اس علاقوں میں گندم کے جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ پرمٹ سسٹم کا رائج کرا دیا گیا، جس سے پیرللی ایک بلیک اکانومی بھی جنم لے لیتی ہے۔ جب پرمٹ، جہاں پر پرمٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہاں پر انفلوئنس ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں پر پسند ناپسند کی وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے شروع دن سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا گورنمنٹ سے، بلکہ تمام چاروں صوبوں کے گورنمنٹ سے، کہ آپ اس کو اپنے فلو کے تحت چھوڑیں، اس کو ایک بہتر طریقے سے مینیج کریں۔ اب ارسلان صاحب، ایک تو یہ مسئلہ ہے جو مینجمنٹ لیول پہ انہوں نے کبھی بھی کسی کی جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے نہیں لی۔ انہوں نے اپنے طور پہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں صوبوں کے اندر اپنے وزیر اعلیٰ کے، اور وزیر اعلیٰ کے بیاہ پر وہ پرائم منسٹر صاحب کو کیسے پکچر پیش کر سکتے ہیں، ان کا زیادہ کوشش اس چیز پہ رہا۔ انسپائٹ آف دیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو بھی پالیسی بنے، پنجاب کی پالیسی پورے پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے گندم کا جو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 80% ان کے پاس ہے۔ اب جب 80% جس صوبے کے پاس، اور وہ صوبہ یہ سوچنے لگے کہ میں نے صرف اپنے صوبے کو ہی ریسکیو کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے مینجمنٹ لیول میں کا بہت بڑا مشکل ہے۔ اچھا، آپ نے اچھی بات کی کہ مینجمنٹ کا بڑا ایشو ہے۔ پروکیورمنٹ کے بارے میں بھی ابھی آگے چل کے میں آپ سے بات کروں گا کہ رائٹ ٹائم پر اگر خریداری، پروکیورمنٹ اور یہ چیزیں گورنمنٹ نہ کرے تو جو اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں چینی کی مد میں اور آٹے کی قیمت کی مد میں، وہ تو ہونے ہی ہیں۔ وہ میں آپ سے ذرا آگے چلتا ہوں، اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ وقاص، یہ بتائیں، 2 سال میں ٹیکس مقدمات 150% کے آس پاس بڑھ گئے ہیں۔ بزنس کمیونٹی، بزنس اور ٹیکس کلیکشن پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور کیا پڑ سکتے ہیں مزید؟
देखिए अरसलान, एक तो मैं आटे के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जितने भी आटे का बहरान है या इसकी तरसील में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस बहरान के जितने भी जिम्मेदार थे, लायबल थे, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, और जितनी भी कमीशन लीगली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ज़िमन के अंदर, उनकी रिपोर्ट्स को आज तक पब्लिक नहीं किया गया। इन्होंने 18वीं तरमीम की बात की गई, उसी 18वीं तरमीम में एक आर्टिकल 19 ये रखा गया जो ये कहता है कि किसी भी ऐसे मामले में जिसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार है या कोई अदारा जिम्मेदार होगा और उसमें जो कमीशन बनाई जाएगी, आर्टिकल 19 ए के तहत उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। तो लिहाजा एक तो सबसे पहले इस चीज़ की बड़ी अहम ज़रूरत है, वज़ीर आज़म को खुद नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के जितने भी क्राइसिस हैं उनमें जो भी जिम्मेदार हैं, शुगर माफिया या जितने भी आटे से रिलेटेड मुंसलिक लोग हैं, उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। सेकंडली अच्छा जो आपकी वकास, बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि पेट्रोल वाले मामले पर एक मामला बना, रिपोर्ट आई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। इससे पहले भी जो रिपोर्ट्स आई थी वो 2-3 ऐसी रिपोर्ट्स थी, जो शुगर रिपोर्ट थी वो तो ना चाहते हुए गवर्नमेंट को पब्लिक करनी पड़ी, चुके वो पहले से एक्सपोज हो चुकी थी। जहां तक आपके दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है, कमिंग टूवर्ड दैट स्पेसिफिक पॉइंट, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इनकम टैक्स से रिलेटेड या टैक्स या रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, और इस ज़िम्मन में अगर देखा जाए तो हमारे एडिशनल कमीशन इनकम टैक्स का किरदार या हमारे एसी हजरात का किरदार, ये इस हवाले से जो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, उनका किरदार इंतहाई इनफेक्टिव नजर आता है। शिवर जैदी साहब के रिसेंट आप इंटरव्यूज उठाकर देख रहे हो, टैक्स के सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज हैं और इनकी कलेक्शन के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, कि अगर हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका माटो नोशन ही ये था कि हम ठीक है, मैं एक वकास हमारे साथ ही रहे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर तीनों हज़रात से थोड़ी और गुफ्तगू भी है मुख्तलिफ मामलात पर, वो भी करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी उसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं। वकास आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा उसको बात को कंटिन्यू करें। वो जो टैक्स से मामलात जुड़े हैं और जो मुकदमात तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें करोड़ों अरबों रुपए पेंडिंग पड़े हैं और वो मुकदमात पर उससे डबल पैसे खर्च कर रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल अरसलान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे कि हमारे जितने भी इनकम टैक्स के इश्यूज हैं, काजिस हैं, केसेस हैं, बजाय इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। और जब भी हम इनकम टैक्स के रिलेटेड मैटर्स की बात करते हैं, वी आर प्योरली डिस्कसिंग द मैटर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस पाकिस्तान की मौशियत का पहिया चलाने के लिए जरूरी है। ये वो लोग नहीं है, ये क्रिमिनल्स नहीं है, ये ऑफेंडर्स नहीं है, ये चीटर्स नहीं है, ये डिसीवर्स नहीं है। इनको जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत वो तमाम मेजर्स इंश्योर किए जाएं जिससे बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज की एक महक आए। एट द सेम टाइम इन लोगों के साथ एमिएबली और एमिकेबली डील किया जाए। जो रवैया हमारी गवर्नमेंट इन बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऑप्ट कर रही है, 2015 से लेकर ऑनवर्ड तक अभी रिबेट के मैटर्स हैं, रिफंड की प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद लास्टली आपने देखा कोविड की वजह से एक जो डेडलाइन एक्सटेंड नहीं की गई, फिर जो की गई वो रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से। लिहाजा जब तक आप पाकिस्तानी माशरे जैसे माशरे के अंदर आप फ्रेंडली पॉलिसीज को आप नहीं करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी जिनके साथ आपने बहुत ज्यादा अहदो पमार कोलो करार किए थे कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, व्हेन वी विल इन द पावर, तो हम वो तमाम पॉलिसीज को इंश्योर करेंगे जिससे बिजनेसमैनों को उनकी तिजारत बढ़ाने का, ट्रेड बढ़ाने का, बिजनेस बढ़ाने का और अपने नेट को वास्ट करने के मौके मिलेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान अच्छा वकास, मैं आपकी बात से अगर इसको बहुत प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा है तो एफबीआर की बेहतरी और इस्लाहात और आसानियां पैदा किए बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। बदरुद्दीन काकड़ साहब, सर ज़ाहिर है एफबीआर के मामलात से आप सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन एक बड़ा मसला इस वक्त जो है वो एनर्जी प्राइसेस का भी है और एनर्जी शॉर्टेज का भी है। एक तरफ जो गैस शॉर्टेज है, बिजली के मामलात हैं, उसके कितना इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। मैं अगर आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लूँ, और फिर रोज़गार के मौके जनरेट होने की बजाय कम हो रहे हैं।
میں اس پہ کوکر صاحب ایک کوئک رپلائی آپ کو دینا چاہوں گا. جیسے ہم ایک کریڈٹ لیتے ہیں کہ پورے دنیا میں لوگوں نے تو بالکل 0 پہ لائے اپنا انٹرسٹ ریٹ, ہم 7% پہ لائے ہیں جو کائبور ہے. اب کائبور پلس پہ جب ہم جاتے ہیں تو آلموسٹ کوئی 9-10% پہ ہم چلے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو صرف گندم اور آٹے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کو جو کیپٹل کا یوز تھا بالفرض ایک فلور مل کے لیے, اگر پہلے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے میں, ایک مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے میں آپ جو پرچیزنگ کرتے تھے, اب وہ اسی پرچیزنگ کے لیے آپ کو 2 کروڑ روپے کی ضرورت پڑ گئی. اٹ مین کہ آپ کو ابھی 18% انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا سیم کوموڈیٹی کی اور سیم کوانٹٹی لینے کے لیے. اب یہ چیز لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ پہلے 3400 روپے میں 3200 روپے میں گندم مارکیٹ میں 100 kg اویلیبل ہوتی تھی, آج وہ 6000 روپے میں اویلیبل ہے. تو اب جو پیسہ آپ نے کنزیوم کرنا تھا گندم کی پرچیزنگ کے لیے, مطلب بل پر ایک کوانٹٹی اسپیسیفک کوانٹٹی کے لیے 1 کروڑ روپے آپ کو چاہیے ہوتا تھا, اب 2 کروڑ روپے چاہیے. اب 2 کروڑ روپے پہ سالانہ پہلے آپ 9%, پہلے آپ کہتے تھے کہ 12% سے ہم 7% پہ لائیں کائبور, تو وہ اپنا کائبور پلس جب جاتے ہیں 9-9.5% بنتا ہے. تو اب یہ اگر آپ اس کوانٹٹی پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو 18% دینا پڑتا ہے فرسٹ. سیکنڈ, آپ نے کہا کہ انرجی, اب انرجی کی ایک بات یہ کرتے ہیں کہ 50 یونٹ سے جو کم سے استعمال کرنے والے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ایک سیاسی نعرہ, بہتر نعرہ ہے, لیکن اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو 200 ارب روپے کا ٹیکہ آپ کی گورنمنٹ کی نے لگایا ہے عوام کو. اب عوام جو بھی انڈسٹریز اس میں جو ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو پاکستان میں شروع دن سے یہ مسئلہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان کے جو ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اب یہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے آٹے کی بھی اس پہ بڑھے گی. اب جب یہ بڑھے گی تو میں نے آپ کو پہلے بھی مختلف پروگراموں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ ایک چیز کا نام نہیں ہے. مہنگائی مختلف عوامل مل کر مہنگائی کا ایک انفلیشن کا رنگ اختیار کرتی ہے. اس میں انرجی کرائسس, انرجی کے جو ریٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بدرالدین صاحب, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کاسٹ افیکٹونیس نہیں ہوگی تو بیچی نہیں آئے گی. لاسٹ کویسچن ہوگا آپ سے ثناء اللہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت چھوٹے انویسٹر کے لیے پریشانی تھی کیا وہ دور ہو گئی, وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کس پیرائے میں؟ ارسلان, سب سے پہلے تو جو اسمال انویسٹر ہے اس کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہائی لیوریج پہ جو ہے وہ کبھی بھی ان لیولز پہ کوئی اپنا سرمایہ نہ لگائے, اپنے پیسوں میں کام کریں. اور آنے والے دنوں میں فروری میں FATF کا ڈیسیژن آنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اگر گرے لسٹ سے نکل گئے تو ہماری مارکیٹ جو ہے مزید بلندیوں پہ جائے گی. اور جس طرح ابھی 46,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے تو FATF کے ڈیسیژن سے پہلے ہی ہم انشاءاللہ 49,000 کا لیول بھی دیکھ لیں گے. لیکن جس طرح کاکڑ صاحب نے بات کی, میں اسی کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں گا کہ ان سب چیزوں کے علاوہ سٹاک مارکیٹ اپنے بلندیوں پہ جائے, ریمیٹنسز آئیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن مہنگائی پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا گورنمنٹ کو. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ مروت صاحب, بدرالدین کاکڑ صاحب, بیرسٹر وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود تھے. تینوں حضرات کا بہت شکریہ. جمعے کے روز پھر ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.